दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए कृपया पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। अब दुल्हन की विदाई का समय हो चुका था। विदाई की रस्म करने के लिए लड़की की माँ दुल्हन के रूम में गई, लेकिन वहां जाने के बाद देखा तो दुल्हन अपने रूम से गायब थी। दुल्हन की माँ को लगा उनकी बेटी वॉशरूम अंदर गई है, क्योंकि पानी गिरने का आवाज़ सुनाई दे रहा था। दुल्हन की माँ को कुछ याद आया, जिसे वो लाने बाहर चली गई। लगभग 2 घंटे के बाद जब दुल्हन को लाने फिर से उसकी माँ गई तो उनकी बेटी वहाँ नहीं थी। लड़की की माँ मैरिज हॉल से लेकर होटल के कमरे से लेकर सारे जगहों पर ढूंढ ली, लेकिन दुल्हन नहीं मिली। धीरे धीरे ये बात पूरे रिश्तेदारों में फैल गई कि दुल्हन अपने कमरे से गायब है। सभी दुल्हन को ढूंढने में लगे थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। सिया हॉस्पिटल के गार्डन में जाकर आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। गार्डन बहुत बड़ा होने के कारण कुछ बड़े पेड़ भी गार्डन में थे। चारों तरफ फूलों की खुशबू से गार्डन महक रहा था। अपना मन मार कर सिया पेड़ के नीचे बैठी बैठी कुछ सोच रही थी। कैसे पहुंची अपनों तक। अरमान सिया के पीछे पीछे आ रहा था, छुपते छुपाते। गार्डन में आज कुछ कम ही लोग थे। गार्डन में पहुंचने के बाद अरमान अपने व्हील चेयर को घुमाकर दूसरी तरफ जाना चाहा, लेकिन अरमान का बैलेंस बिगड़ जाने के कारण व्हील चेयर के साथ ही वो गिर जाता है। उस वक्त सिया अरमान की तरफ देख रही थी। सिया दौड़ते हुए अरमान के पास आई, अरमान को सहारा देकर उठाई, फिर व्हील चेयर को उठाकर उसके ऊपर अरमान को बैठा दी। परेशान होते हुए सिया, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं लगी तो नहीं? गिरा तो अरमान था, लेकिन दर्द का एहसास उस वक्त सिया को हो रहा था। सिया की आंखों में आंसू छलक आना, ये आंसू उस वक्त सबूत दे रहे थे। निशा हॉल में आराम से बैठी थी। निशा अमित का इंतजार कर रही थी। आज पता नहीं क्यों मुझे अपने घर की याद आ रही है, खासकर सिया की वो सारी शरारतें, माँ की प्यार भरी डांट और पापा का वो प्यार भरी थपकी। जब भी मन उदास रहता था, पापा तुरंत हमें हंसा दिया करते थे। बहुत दिन हो गया है, माँ से बात हुई नहीं। सिया का फ़ोन नहीं लग रहा। अमित जी आए तो उनसे बोलूँगी मैं पटना चलिए। अभी तक अमित जी आए क्यों नहीं? बोले कि 20 मिनट में पहुँचता हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए। मानस को लेकर ये मिस्का कहाँ रह गई? सबसे बोल कर गई थी मेरे फ्रेंड की शादी है, आज अभी तक आई भी नहीं। शाम से निकली है, अभी तक तो लौट आना चाहिए था उनको। फ़ोन करके देखती हूँ और पूछूंगी कहाँ रह गई अभी तक। निशा मिस्का को कॉल की, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। निशा मन ही मन शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए कॉल नहीं लग रहा। निशा परेशान हो रही थी। जब अमित जी आते ही पूछते तो मैं क्या जवाब दूंगी। निशा हॉल में सोफे पर बैठी बैठी वहीं सो गई। कुछ देर बाद दरवाजे का बेल बजा। बेल की आवाज़ सुनकर निशा की आंख खुली। निशा जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर मीठी खड़ी थी। निशा सोचते हुए, दीदी माँ जी कहाँ रह गई? आप दोनों तो एक साथ घर से निकली थी मार्केट के लिए, वो कहाँ रह गई? मीठी जवाब दी, माँ जी वो तो अपने किसी दोस्त के घर गई, कोई बचपन की दोस्त मिली थी, कुछ ही महीना हुआ है उनको इस शहर में आए हुए, कुछ ही देर में आती होंगी। अब मैं किचन में जाऊँ? सामान बहुत भारी है मैम साहब, और दोपहर का खाना भी बनाना है। कुछ देर बाद फिर से घंटी बजी। मीठी जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे के पास इस बार अमित, मानस और शीला देवी तीनों खड़े थे। मानस दौड़ते हुए हॉल में बैठी निशा से आकर लिपट जाता है। निशा मुस्कुराते हुए मानस के सिर को चूम लेती है और प्यार से बोलती है, निशा, मानस बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? मानस हंसते हुए, मुझे क्या हुआ है माँ? देखो मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपका प्यारा बेटा। माँ, मेरे साथ खेलने के लिए मेरी छोटी बहन आने वाली है, पापा बता रहे थे। मेरे हाथों में राखी भी बांधेंगी ना, और मेरे साथ खेले भी। बड़ा मज़ा आएगा, हम दोनों मिलकर खूब खेलेंगे। सिया अरमान को व्हील चेयर पर बैठाकर उसी पेड़ के नीचे लाती है जहाँ वो अकेली बैठी थी। दोनों बैठकर ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए। अब दोनों के बीच दोस्ती हो गई। हॉस्पिटल में सिया को ढूंढते हुए एक औरत एक मर्द दोनों पहुँचे। हॉस्पिटल में मौजूद लोगों से दोनों एक तस्वीर दिखाते हुए पूछते हैं। तस्वीर एक लड़की की थी। किसी ने कहा, उनसे ये कौन लगती है आपकी? औरत ने जवाब दिया, ये मेरी बेटी है, इसका नाम अंजलि है। ये कुछ दिनों से घर से गायब थी। पुलिस स्टेशन से पता चला कि मेरी बेटी
का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं दौड़ते दौड़ते मिलने चली आई। उसे अपने यानी कि हमारे घर ले जाने हैं। गुस्से में आकर घर से भाग निकली थी। एक नर्स दोनों अनजान लोगों के पास से गुजर रही थी। तभी उस नर्स का ध्यान दोनों के तरफ गया। तभी अचानक नर्स चलते चलते रुक जाती है, फिर 2 कदम पीछे की ओर आती है। दोनों को ताड़ते हुए ऊपर नीचे देख रही थी। मन ही मन कुछ सोच रही थी। वो अनजान औरत, वो मर्द दोनों उस नर्स से पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद सिया गार्डन से अपने वार्ड में चली जाती है। उसे याद आता है दवा खाना तो सिया भूल चुकी थी। अपने वार्ड के पास पहुंचने के बाद सिया दरवाज़ा खोलकर अंदर गई, दवा ली। कुछ देर बाद जब सिया का मन गार्डन की तरफ खींचा जा रहा था, सिया अपना याददाश्त खोने के बाद भी अरमान की तरफ ही खींची जा रही थी। सिया के मन में सवाल भी चल रहा था, कभी उस लड़के से मिली नहीं, उसे मैं जानती भी नहीं और उससे मेरा ना कोई रिश्ता जुड़ा है। फिर क्यों वो अपना सा लगता है, फिर क्यों मैं उस लड़के की तरफ खींची चली जा रही हूँ। सोचते हुए सिया गार्डन की तरफ बढ़ रही थी। तभी किसी ने सिया का हाथ पीछे से किसी ने पकड़ लिया। झट से सिया पीछे मुड़ी तो देखी करीब 35 वर्ष की एक औरत सिया के हाथ को पकड़कर खड़ी थी। सिया को अंजलि बेटा कहकर बुलाते हैं। सिया सुनकर परेशान हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके सामने क्या हो रहा है। ये कहाँ से औरत और मर्द जिसका उम्र करीब 45 है। सिया की तरफ देखते हुए, अंजलि बेटा चलो अपने घर। गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन तुम तो मेरा अपना खून हो। बेटा चलो घर चलो। सिया एक तरफ से सदमे में थी, एक तरफ उसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं। ऊपर से ये लोग मुझे अपनी बेटी बता रहे हैं। सिया को गुस्सा आ जाता है। वो दोनों लोगों के ऊपर चिल्लाकर बोलती है, आप लोगों से मेरी विनती है, कृपया मुझे अकेले छोड़ दीजिए। मुझे कुछ देर अकेले रहने दीजिए। मेरे पीछे तो आप लोग बिल्कुल भी मत आइएगा, समझे। अपना दायां पैर पटकते हुए सिया अपने वार्ड की तरफ बढ़ती है। अनजान औरत और मर्द आपस में मिलकर दोनों बातें कर रहे थे। कितना मुश्किल था उस नर्स को रिश्वत देकर इस लड़की के बारे में सारी जानकारी दे दी। शाम होने को है, निशान की दुल्हन का कुछ पता नहीं। शादी के बाद दुल्हन कहाँ चली गई, किसी को कुछ पता नहीं था। अमित निशा से मिस्का कहाँ गई है और किस फ्रेंड के घर शादी में कल से अभी तक घर नहीं आई है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। रात के करीब 9 बजने वाले थे। उसी वक्त दरवाजे का बेल बजा। अमित जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा मिस्का दुल्हन के जोड़े में मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र सब पहनी हुई थी और बहुत डरी हुई थी। अमित मिस्का को देखकर हक्का बक्का रह गया। आज मिस्का के लिए हम लोग लड़के के घर न्योता देकर आए हैं। लड़का तो हम लोग देख चुके हैं और कल लड़के वाले घर आने वाले हैं और मिस्का दुल्हन के जोड़े में दरवाजे पर खड़ी है। समाज में हमारा नाम अब मिट्टी में मिल जाएगा। मिस्का एक बार धीरे से बोलकर अमित स्टैचू के जैसा खड़ा हो गया। निशा धीरे धीरे दरवाजे के पास आई। अमित के पीछे खड़ी थी। दरवाजे पर कौन है अमित जी? किसने दरवाजे का बेल बजाया? अमित के जवाब ना देने पर निशा 2 कदम दरवाजे की तरफ बढ़ी तो देखा मिस्का दुल्हन के जोड़े में सिर झुकाए खड़ी थी। बाल बिखरे हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे शादी के मंडप से भाग कर आई हो। नेक्स्ट डे अमित के घर पुलिस पहुंचती है। आते ही पुलिस पूछता है, मिस्का कश्यप यहाँ कौन है? मिस्का डरते हुए निशा के पीछे छुप रही थी। निशा मन ही मन सोच रही थी मिस्का ने ऐसा क्या किया कि पुलिस ढूंढते हुए घर पहुंच गई। अमित परेशान होते हुए पूछा, क्या हुआ इंस्पेक्टर? आप मेरी बहन को ढूंढते हुए घर तक आ गए, क्या बात हुआ है? सब ठीक तो है? पुलिस अमित के तरफ देखते हुए एक कार का नंबर बोलता है, क्या ये नंबर आपकी बहन के कार का है? अमित कुछ सोचते हुए, जी ये नंबर तो मेरी बहन के कार का ही है, लेकिन हुआ क्या है? इंस्पेक्टर आप कार का डिटेल्स क्यों दे रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए, क्या आप इस लड़की के बारे में जानते हैं? अमित तस्वीर को देखते हुए, जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं इस लड़की को नहीं जानता। आज पहली बार इसका तस्वीर देख रहा हूँ। कौन है ये? मेरी बहन से इसका क्या संबंध है? इस लड़की का नाम तो मुझे भी पता नहीं। अभी तो जांच पड़ताल चल ही रहा है, लेकिन इस लड़की का खून हो चुका है।
और इसका लाश आपकी बहन के कार में मिला है। इस लाश के जांच पड़ताल में जो भी सबूत मिले हैं सारे आपकी बहन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कातिल यही है। कल लगभग दोपहर के समय इस कार को हाईवे से पुलिस कस्टडी में लिया गया और इन्वेस्टिगेशन किया गया। आप मिस्का कश्यप को बुला दीजिए। मर्डर के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार करना है। दूसरी तरफ सिया के ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया था जिसे वो जानते भी नहीं। वो लोग आकर सिया से संबंध बना रहे थे। सिया के मम्मी पापा शर्मा जी और मिसेस शर्मा दोनों पति पत्नी सिया को ढूंढने में रात दिन एक कर दिए हैं, लेकिन सिया का कुछ पता नहीं चल रहा था। सिया को वो अनजान लोग कुछ ऐसे ऐसे सबूत दिखाए जिससे सिया को यकीन हो गया कि यही मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे अपने हैं। पर सिया मानने को तैयार नहीं थी। मन ही मन सोच रही थी कुछ गलत हो रहा है सिया के मेरे साथ, पर क्या गलत हो रहा है वो समझ नहीं पा रही थी। वो अनजान लोगों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, पर सबूत जो उन लोगों ने दिखाए उस पर यकीन तो सिया को करना ही था। सिया अपना चेकअप कराने के बाद गार्डन के तरफ चल दी, जहाँ गार्डन में अरमान पहले से ही मौजूद था। सिया उदास लग रही थी, जैसे उससे कोई अपना जुदा हो रहा हो, जिसे कोई अभी बना भी नहीं था। अरमान भी हर रोज़ के जैसा खुश नहीं था। अब उसका व्हील चेयर भी हट चुका था, लेकिन उदास हुए गार्डन में अरमान अकेला बैठा था। अरमान मन ही मन, आज मैं चला जाऊंगा घर, फिर सिया को कैसे देख पाऊंगा। मुझे तो यहाँ जाने के लिए कह दिया गया है। आज शाम तक या कल सुबह तक वार्ड खाली करना है मुझे। पहले तो बात भी हो जाती थी, अब तो वो भी नहीं होगी। ना कोई नंबर है मेरे पास और ना कोई वजह, मैं तो उसे याद भी नहीं कर रहा। सोचते हुए अरमान अंदर ही अंदर रो रहा था। आंखों में आंसू छलक रहे थे। दूर जाने का गम साफ साफ आंखों में दिख रहा था। सिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस लड़के के सामने आते ही एक अजीब सी खिंचाव महसूस क्यों होता है। दोनों एक साथ गार्डन में बैठे थे, लेकिन उदास। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सिया सोचते सोचते आखिर अरमान के नज़दीक आकर बैठ गई। सिया, आज मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका है। आज मैं चली जाऊंगी अपने घर, फिर हमारी बात कैसे होगी। बहुत याद आओगे तुम। ये कुछ दिन की दोस्ती हमारी ऐसा लगता है जैसे कई अरसों से तुमसे है। अरमान उदास भरी आवाज़ में, तुम्हें भी आज डिस्चार्ज मिल गया है, मुझे भी मिल गया है, मैं भी जा रहा हूँ। शायद तेरा मेरा दोस्ती का सफ़र यहीं तक था। अच्छा, तुम अपना ख्याल रखना। किस्मत में मिलना होगा तो हम फिर मिलेंगे। अब चलता हूँ मैं, उस दिन का इंतज़ार रहेगा मुझे जब हमारी मुलाकात होगी। अब चलता हूँ मैं, वरना फिर यहाँ से जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। रोते हुए अरमान वहाँ से चला जाता है। सिया खुद से सवाल करते हुए, उसकी आंखों में मेरे लिए इतना अपनापन क्यों दिखता है। आज तो अपने लिए कुछ और भी दिखी। क्या इससे फिर मैं मिल पाऊँगी कभी, या ये सिर्फ मेरी यादों में ही रहेगा। निशा उन अनजान लोगों के साथ चली जाती हैं अपने घर, और अरमान भी चला जाता है अपने घर। एक साल बाद, एक साल बीत गए। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। एक वक्त था जब जीवन वर्मा और राम कश्यप का परिवार एक दूसरे का शक्ल देखना भी पसंद नहीं किया करते थे। आज के वक्त में दोनों एक साथ बिजनेस को संभालते हैं। मार्केट में दोनों की पार्टनरशिप वाली कंपनी आजकल सभी कंपनियों में शीर्ष स्थान प्राप्त था। जहां देखो जीवन वर्मा और राम कश्यप का ही बिजनेस के मामले में नाम था। आज दोनों परिवार के लिए बहुत खुशी की बात थी। पूरे एक साल गुजरने के बाद कश्यप परिवार की बेटी और वर्मा परिवार की बहू आज जेल से रिहा होकर घर आने वाली थी। आज सभी भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे। आज केस की आखिरी सुनवाई थी। सभी के मन में यही चल रहा था, मिस्का पर लगे सभी बेबुनियाद इल्ज़ाम सभी झूठे साबित हो जाएं। 9 महीने पूरे होने के बाद निशा एक बहुत सुंदर लड़की को जन्म दी, जिसका नाम कुहू रखा गया था। ये सिर्फ पुकार नाम था। सभी दरवाजे की तरफ नजरें टिकाए बैठे थे। मिस्का कभी भी घर आ सकती थी। केस की सुनवाई हुई कि नहीं, फैसला क्या हुआ, किसी को पता नहीं था। केस की सुनवाई में सिर्फ निशांत कोर्ट गया था। किसी को हिम्मत नहीं कर रहा था कि
वो निशांत के पास कॉल करके पूछ ले सुनवाई हुई या नहीं। वक्त का चोट निशांत को बहुत गहरा लगा था। जीवन वर्मा इस दुनिया से जा चुके थे। उषा देवी वो खुद अपने पति का कातिल थी। कंपनी के सारा कुछ निशांत और अरमान से छीन चुका था। दोनों सड़क पर आ गए थे, लेकिन राम कश्यप ने दोनों को सहारा दिया और दोनों मिलकर एक कंपनी स्टार्ट किए। जीवन वर्मा की आखिरी ख्वाहिश थी पूरे भारत में उनका कंपनी शीर्ष स्थान प्राप्त करे। आज वो धीरे धीरे समय के साथ पूरा होता दिख रहा था। उषा देवी के केस की सुनवाई भी आज थी, क्योंकि मिस्का को फंसाने वाली और कोई नहीं उषा देवी थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया, मिस्का पर लगे इल्ज़ाम सारे के सारे गलत हैं। असली कातिल उषा देवी ही है। निशांत इतना सुनते ही अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाया। उषा देवी को जब निशांत के सामने ले जाया जा रहा था तो निशांत ने बोला, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी ने सच ही कहा है। लेकिन उषा देवी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे आज अपने किए पर बहुत पछतावा कर रही थी, लेकिन आज उनका कोई सहारा बनने वाला कोई नहीं था। सिया का कुछ पता नहीं चला। शर्मा जी ढूंढते रह गए, लेकिन सिया को ढूंढते रह गए। आज वो सिया के नाम से बहुत बड़ा एनजीओ चलाते हैं, जो गरीब बच्चों को सहारा देती हैं और पढ़ने लिखने में मदद करती है। सभी की ज़िंदगी अस्त व्यस्त थी। किसी ने कुछ खोया तो किसी ने बहुत कुछ पाया। 1 साल बाद, 1-2 महीने गुजरने के बाद, आज गुजरे 1 साल से भी ज़्यादा दिन बीत चुके हैं। बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मेरे सांसों में अब भी तुम ही पास हो। एक लड़की गार्डन में बैठे बैठे खुद से बोल रही थी, कब मिलेंगे हम, कब से इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का जब तुम मेरे पास होगे और मैं तुमसे लिपट कर अपने सारे जख्मों को भर सकूं। सिया को धीरे धीरे सब कुछ याद आ चुका था, लेकिन वो भी मजबूर थी। जो अनजान लोग उसे अपनी बेटी अंजलि समझकर अपने घर लाए थे, दरअसल अंजलि एक समाज सेविका के साथ डॉक्टर भी थी। वो एक एनजीओ चलाया करती थी जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त में इलाज किया जाता था। अचानक कार एक्सीडेंट में अंजलि की मौत हो गई, जो बिल्कुल सिया की तरह दिखती थी। इसलिए सिया दोनों को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बस रास्ता ढूंढ रही थी कैसे शर्मा जी के पास जाऊं। सारे लगे इल्ज़ाम गलत साबित होने के बाद मिस्का को कोर्ट रिहा कर देता है। रिहाई मिलने के बाद निशांत मिस्का को लेकर उसके घर चल पड़ता है। मिस्का बिल्कुल शांत थी। निशांत रास्ते में उससे बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्का ऐसी हालत में दिख रही थी जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। किसी बात को लेकर उसे सदमा लगा हो। मिस्का अंदर ही अंदर बहुत अफसोस कर रही थी। अगर वो उषा देवी के षड्यंत्र के जाल में ना फंसते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मिस्का खुद से मन ही मन, मुझे उषा देवी के बात को मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उषा देवी मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दी। खुद से नज़रें मिलाने से शर्मा रही हूँ तो बाकियों का सामना मैं कैसे करूँगी। घर जाने के बाद मैं सबके सवाल का जवाब क्या दूँगी, मैं जवाब दे पाऊँगी कि नहीं। मुझे उस रात शादी का जोड़ा पहनकर बैठना नहीं चाहिए। मैं कैसे समझ नहीं पाई वो औरत अपने षड्यंत्र के जाल में मुझे फंसा रही थी। निशांत कुछ सोचते हुए ये जानने की कोशिश कर रहा था आखिर वो दुल्हन की जगह कब ली थी, क्योंकि सारी रस्में पूरी मेरे आंखों के सामने हो रहे थे, लेकिन दुल्हन की जगह मेरी शादी तुमसे क्यों हो गई। शादी की जो तस्वीर बनकर आई थी, सिंदूर डालते वक्त नीचे रखे शीशे में तुम्हारी शक्ल की परछाई नहीं दिखती तो मैं उस मरी हुई लड़की को अपनी पत्नी समझकर अफसोस करता रहता। मैं 7 फेरों का 7 वचन को निभा नहीं पाया। मिस्का चुपचाप बातें सुन रही थी, किसी गहरी सोच में डूबी थी, जैसे उसे सदमा लगा हो। मिस्का के चेहरे पर एक अलग ही परेशानी झलक रही थी। निशांत मन ही मन, लगता है मेरी कोशिश बेकार जाएगी। मिस्का का ध्यान कैसे भटकाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मिस्का थोड़ा भावुक हो गई। कार के अंदर से ही घर को निहार रही थी। 1 साल में कितना कुछ बदल गया।
बंगले का पेंट का रंग भी एक वक्त था जब मेरे पसंद का इस बंगले पर रंग चढ़ाया जाता था। आज सब कुछ बदल गया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदला, यहाँ के गार्ड अंकल आज भी गेट खोलने के समय पर गायब रहते हैं। कुछ देर बाद अंकल आए और दरवाज़ा को खोले। फिर निशान कार को अंदर ले गया और पार्किंग एरिया में कार को पार्क कर दिया। उसके बाद दोनों जाकर गेट के पास खड़े होते हैं। फिर निशान दरवाज़ा का बेल बजाता है, लेकिन अंदर से कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया। निशांत फिर दरवाज़ा को हल्का धक्का देता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाजे के उस पार बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मिस्का गुमसुम थी, लेकिन निशान बोल पड़ा, घर के सभी लोग कहाँ गए और इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। फिर तुरंत बाद घर की सारी लाइट्स जल जाती हैं। फिर मिस्का के ऊपर गुलाब के पंखुड़ियों को गिराकर ग्रैंड वेलकम करते हैं। मिस्का के आने की खुशी में और कुहू के नामकरण के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। मिस्का खुद को रोक नहीं पाई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शीला देवी के आंखों में भी आंसू छलक पड़े। शीला देवी मिस्का को गले लगाते हुए, बेटा तुम क्यों रो रही हो? हमें तो पहले से ही पता था मेरी बेटी ऐसे किसी का मर्डर नहीं कर सकती है, बल्कि उसे फंसाया जा रहा था। मिस्का अपना आंसू पोंछते हुए, ये तो खुशी के आंसू हैं माँ। ऐसे वक्त पर आंखों से आंसू निकल ही आते हैं जब परिवार आपसे इतना ज़्यादा प्यार करे तो। मिस्का का ध्यान कुछ दूरी पर रखे पालने पर गया। मिस्का दौड़ते हुए पालने की तरफ बढ़ी और कुहू को झट से उठाकर अपने सीने से लगा ली। दुलार करते हुए एक प्यार से उसके माथे को चूम लेती है। मेरी सोन चिड़ैया। निशा मिस्का के पास आती है। आने के बाद अब आप अपनी सोन चिड़ैया का कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए, प्यारी ननद जी बोलते हुए गले से लगाती है। मिस्का कुछ सोचते हुए कुहू का नाम मन्नत रखती है। नाम सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ देर बाद लोगों का भी आना जाना लग गया। सिया अपने दोनों आँखों को बंद कर अरमान को याद कर रही थी। सिया जैसे अपना आँख खोलती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वाइट रंग के शर्ट और ब्लैक रंग का जीन्स पे पैंट पर लैपटॉप का बैग, एक हाथ में ब्रांडेड कंपनी का घड़ी, रंगोरा, आंखों पर ब्लैक रंग का चश्मा पहनकर सामने से कोई 5 फीट 7 इंच का लड़का सामने आ रहा था। सिया तो हक्का बक्का थी। उस वक्त ऐसा मूवमेंट था मानो जैसे कोई मन्नत पूरा हो गया हो, जिसे अभी अभी फरियाद किया गया और पूरा हो गया हो। सिया तो बेहद खुश थी। आज सामने अरमान आने वाला है और मुझसे बात करने वाला है। सोच सोच सिया अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। देखते देखते अरमान सिया के पास से जाकर गुजर गया। सिया की तरफ एक बार भी पलट कर देखा नहीं। सिया सोचने लगी, ऐसा तो अरमान पहले ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन आज ये मुझे इग्नोर करके चला गया क्यों? ये अरमान वर्मा ही है ना कि कोई और है? सिया उस लड़की का पीछा करती है। पीछा करने के दौरान सिया को रास्ते में गिरा कुछ मिला। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऑफिस का डॉक्यूमेंट्स हो। सिया के हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स देखकर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए। सिया दौड़कर भागने लगी। उसके पीछे पीछे सारे गुंडे दौड़ रहे थे। सिया दौड़ते दौड़ते एक लड़के से टकरा गई। जहाँ कोई इवेंट चल रहा था, वहाँ एक से बढ़कर एक ज्वेलरी के डिज़ाइन का सैंपल लगा था। उस इवेंट्स में कुछ बाहर के लोग भी आए थे जो ज्वेलरी का डिज़ाइन देख रहे थे। टक्कर लगने के बाद वो लड़का गुस्से में पीछे मुड़कर सिया पर चिल्लाता है। लड़का चिल्लाते हुए, तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं? एक तो मेरा वैसे भी मूड ख़राब है, ऊपर से जाने कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग जिन्हें दिन में भी दिखाई नहीं पड़ता। सिया बिना उस लड़के को देखे सॉरी बोलकर वहाँ से चल पड़ती है। जैसे एक कदम बढ़ती है, सिया को वो गुंडे दिखते हैं। सिया वापस एक कदम आकर उस लड़के से लिपट जाती है जो बिल्कुल अरमान की तरह दिखता है। सिया लिपटने के बाद, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो वरना ये गुंडे मुझे मार डालेंगे। कब से ये मेरे पीछे पड़े हैं, बचा लो मुझे। वो लड़का बिना सिया को डांटे अपनी नज़रें घुमाकर देखता है तो उसे भी गुंडे दिखे। सिया की बातों पर यकीन कर उसे अपने रूम में ले गया जहाँ कुछ ज्वेलरी के सैंपल रखे थे। अभी उस लड़के का टर्न बाकी था। वो लड़का अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहा था जिसके पास ज्वेलरी के और भी यूनिक सैंपल थे जो बाहर से आए लोगों को डिज़ाइन दिखाने के लिए स्पेशली तैयार किया गया था।
वो लड़का, मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा है जैसे मैं इस लड़की को पहले से ही जानता हूँ। एक सुकून भरे लम्हे मुझे कई दिनों के बाद मिले हैं। तुम्हारा नाम क्या है और ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने किसी का कुछ चोरी किया है तो नहीं भागी, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं? अगर ऐसा है तो तुम अभी यहाँ से चली जाओ। सिया जवाब देती है, मेरा नाम सिया है और आपका नाम क्या है? मैं तो खुद समझ नहीं पा रही थी, आखिर गुंडे मेरे पीछे पड़े क्यों हैं? लड़का, मेरा नाम अरमान वर्मा है। सिया नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान झलक रही थी। लेकिन अरमान पहले जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, बहुत बदलाव दिख रहा था। वो कभी ऑफिस जाने के नाम से चिढ़ ही जाता था, आज बिजनेस संभाल रहा है, लेकिन मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहा है? अरमान सिया से, हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। अगर जानती हो मुझे तो बता दो, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं रहता है। जब से मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए उसी समय से मैं कुछ याद नहीं रख पाता हूँ। 1 साल पहले की सारी यादें मेरे दिमाग से मिट चुका है, लेकिन बीते 1 साल में जितने दिन गुजरे वो याद रहते हैं। पर कभी कभी आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है वो भी मैं भूल जाता हूँ। पापा के जाने के बाद कहते हैं सभी मैं डिप्रेशन में चला गया था। बहुत बड़ा सदमा लगने के बाद बहुत मुश्किल से मैं ठीक हो पाया हूँ। डॉक्टर ने कहा है भूलने की बीमारी चला जाएगा कुछ दिन के बाद। अरमान को कॉल आया। अपने पॉकेट से निकाल कर देखा तो स्क्रीन पर रॉकी नाम फ्लैश हो रहा था। अरमान फ़ोन को स्लाइड करके अपने कान से लगाया। रॉकी रोते हुए, सारी सर ज्वेलरी का डिजाइन गुंडे मुझसे छीन कर भाग गए। अब हमारे कंपनी के साथ कोई बाहर की कंपनी काम नहीं करेगी और ना ऑर्डर्स मिलेंगे हमें। सब मेहनत बेकार चला गया। आखिर उन गुंडे को कैसे पता चला कि डिजाइन मैं लेकर आ रहा हूँ? अरमान, कहाँ हो तुम रॉकी? रॉकी, इवेंट से कुछ ही दूरी पर हूँ मैं, नज़दीक हॉस्पिटल देखकर पट्टी करवा कर आता हूँ। अरमान अपना सिर पकड़कर बैठ गया, परेशान दिख रहा था। कुछ देर बाद सिया बोल पड़ी। सिया अपने हाथ से फाइल को नीचे पकड़ते हुए, सब इस फाइल की वजह से हुआ है। जब से इसे रास्ते से उठाई कोई न कोई एक नया बखेड़ा खड़ा जा रहा है। अरमान का ध्यान फाइल पर पड़ा तो देखा उसकी कंपनी का नाम दिखा। झट से फाइल के पास गया और घुटने के बल बैठ गया। फिर फाइल खोलकर देखने लगा। खोलकर देखने के बाद अरमान के चेहरे पर मुस्कान साफ साफ दिख रहा था। सिया, क्या हुआ? अचानक इतना खुश कैसे हो गए? अभी तो शक्ल लटकाए बैठे थे। अरमान मुस्कुराते हुए, ये फाइल तुम्हें कहाँ मिला था? तुम्हें पता भी है ये डिज़ाइन कितना महंगा होगा? अगर ये जो गेस्ट आए हैं उन्हें पसंद आए जाए तो तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूं वो कम ही होगा। बहुत मुश्किल से ये डिज़ाइन रात को तैयार किया था। मेरी कंपनी को डूबने से तुम बचा ली। अब ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। अरमान की बारी आया, अपना डिज़ाइन पेश किया। कुछ देर बाद बोलते हैं, गेस्ट, आपका डिज़ाइन बाकी लोगों से यूनिक है और आपकी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है। बाहर की कंपनी अरमान के साथ एग्रीमेंट साइन किया और कंपनी में इवेंट करने के लिए राजी हो गया। सिया खुद से मन ही मन, कैसी मेरी किस्मत है, कभी वो तो कभी मैं एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। मेरी आशिकी उसके साथ कब मुकम्मल होगा? वो दिन कब आएगा जब उसके साथ मेरा हर पल गुजरे, मैं रूठूं और वो मनाए, मैं रोऊं और वो मुझे हंसाए। कब आएगा मेरे मिलन की वो रात जब उसके बाहों में कटेगी? सोचते हुए सिया अपना एक एक कदम बढ़ा रही थी। तभी किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, लेकिन सिया सुनकर भी अनसुना कर बढ़ती जा रही थी। किसी ने दौड़ते हुए आया और सिया से लिपट कर, आई लव यू सिया। जब पीछे मुड़कर देखी तो उस वक्त समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ या क्या करूँ। सिया खुशी बयां नहीं कर पा रही थी। अरमान सिया से लिपटे हुए, आई लव यू सिया, मैं तुम्हें भूलने की और मेरी याददाश्त जाने की दिखावा कर रहा था, क्योंकि जब मैं तुमसे बिछड़ा था तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, इसलिए ये सब नाटक करना पड़ा। आज तुमने मेरी कंपनी को डूबने से बचा लिया, वरना क्या होता मेरा? जब भी मैं मुसीबत में होता हूँ तुम मुझे बचाने चली आती हो। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। तुम हो तो मैं हूँ। हम दोनों करीब 1 साल बीतने के बाद मिले हैं हम। बहुत ढूंढा, अब जाकर तुम मिली हो मुझे। अब कभी जुदा नहीं होने दूंगा।
वहाँ मौजूद सभी लोग अरमान और सिया की तरफ देख रहे थे। अरमान अपने घुटने टेक कर सिया के सामने बैठ गया। झट से अपने शर्ट के पॉकेट से एक रिंग निकाला और सिया की तरफ बढ़ाते हुए, विल यू मैरी मी सिया, बोलते हुए शादी के लिए सबके सामने प्रपोज करता है। सिया मुस्कुराते हुए बिना कुछ सोचे समझे सिया हाँ बोल देती है। उसके बाद अरमान सिया को रिंग पहनाता है। सभी लोग ताली बजाकर खुशी में और चार चांद लगाते हैं। सिया और अरमान के ऊपर बहुत सारा फूल का बरसात होता है। सभी बारी बारी से दोनों को बधाई देते हैं। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सिया अरमान को वहाँ लेकर जाती है जहाँ वो रहती थी अपने मम्मी पापा के साथ। फिर सिया अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती हैं। वो दोनों भी शादी के लिए मान जाते हैं, पर एक शर्त रखते हैं। शर्त ये होता है कि सिया की शादी उसी आश्रम से होगी जिसे वो चलाया करती है। और हाँ, सिया अपने साथ हमें ले जाने की जिद मत करना, वरना मैं गुस्सा करूँगा। सिया थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए, ये क्या बात हुई? आप अपनी आयु तो देखो, बूढ़े हो चुके हो आप लोग, और इस बुढ़ापे में आपको अपनी बेटी की ज़रूरत है, क्यों नहीं समझ रहे? सिया के पापा समझाते हुए, जरा उन बच्चे को बारे में सोचो जो आश्रम में रहा करते हैं। वो कैसे रहेंगे इधर? बेटा, जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम मुझसे मिलने चली आना, लेकिन तुम्हारे साथ आने की बस जिद मत करना। हमारा साथ यहीं तक था। अपना खून ना होते हुए भी मेरे लिए तुम इतना कि मेरी बेटी का अधूरा सपना भी पूरा की। सिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुशियों से नवाजे और तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे। बहुत किस्मत वाले हो तुम बेटा, जो तुम्हें इतनी प्यारी जीवन संगिनी मिली है, वरना आजकल इतना दूसरे के लिए कौन करता है। इसे हमेशा खुश रखना, इसके आंखों में आंसू एक बूंद भी नहीं आने देना। अपनी बेटी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन खुदा ने मेरी सुन ली और मेरी एक और बेटी से मिलवा दिया और मुझे कन्यादान का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रोते हुए सिया के पिताजी, आज शाम को ही मैं तुम्हें विदा करूँगा। खुदा से बस मैं यही कहूँगा कि अगले जन्म में तुम मेरी बेटी बनकर मुझे मिलो। देखते देखते शाम होने को आया। आश्रम में शादी की तैयारियां की गई और पूरा आश्रम फूलों से सजाया गया। अरमान और सिया दोनों की शादी करवाई गई और सातों वचन निभाने का वादा एक दूसरे से करते हैं। देखते देखते शादी संपन्न हुआ। विदाई की रस्में हुई और सिया विदा हो गई आश्रम से। अरमान और सिया दोनों मिथिला पहुँचे। अरमान अपने कार को एक बहुत बड़े बंगले के सामने रोका, जहाँ घर के सभी लोग, राम कश्यप, साक्षी देवी, निशा मिश्रा, निशांत, मानस, कुहू इत्यादि मौजूद थे। अरमान और सिया दोनों हैरान थे, लेकिन दोनों के हैरानी की वजह अलग अलग था। सिया निशा दी को देखकर हैरान थी, साथ में निशांत भी जो था हैरान होने लाजमी था। अरमान ये सोचकर हैरान था, मैंने तो किसी को कुछ बताया नहीं, तो इन्हें पता कैसे चला मैं शादी करके आ रहा हूँ। निशा सिया की तरफ देखते हुए, देखो कुहू, ये तुम्हारी मासी हैं जो अब से हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। आप एक प्यारी सी मुस्कान देकर अपनी मासी का वेलकम करो। सिया कुहू को निशा से अपने गोद में ले लेती है। प्यार करते हुए उसके माथे को चूम लेती है। तभी पीछे से मानव सिया के दुपट्टे को खींचता है। सिया पीछे मुड़ी तो मानस, मुझे प्यार कौन करेगा? मुझे भी किसी करो जैसे आप मेरी बहन को की। सिया झुककर मानस को गले लगा ली। उसके बाद उसके माथे को भी चूमती है। गृह प्रवेश सिया और अरमान का बैंड बाजा के साथ हुआ। घर खुशी का माहौल था। तभी वहाँ पटना से मिस्टर शर्मा जी और उसकी पत्नी दोनों मिथिला पहुँचते हैं। सिया देखते ही शर्मा जी से लिपट जाती है। सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। शादी के बाद गृह प्रवेश भी विधि पूर्वक संपन्न हुआ। परिवार में अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। निशा मुस्कुराते हुए अमित की तरफ देखते हुए, क्यों ना हम आज ही कुहू का नामकरण कर दें। आज कुहू के बुआ के साथ उसकी मासी भी मौजूद है यहाँ। अमित, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? आज कर देते हैं। उस दिन तो नहीं हो पाया था, आज मुँह दिखाई की रस्में भी कर देंगे दोनों का। ससुराल की तरफ से मिस्का इतने ही बोली थी। सिया अपना घूंघट उठाते हुए, मैं और अरमान जी ही काफ़ी हैं सारी रस्में करने के लिए। वैसे भी मम्मी पापा भी तो नहीं हैं, मैं इनकी बेटी हूँ, तो मिस्का दी भी तो इनकी बेटी हुई। इस रिश्ते से मुंह दिखाई की रस्में निभाएंगे। जीजू के तरफ से सास ससुर के रिश्ते रखो। आप या माता पिता का दोनों तो
एक होते ही हैं। अरमान बहुत ज़्यादा खुश था। बहुत मुसीबतों का सामना किया हमने, फिर जाकर हम दोनों एक हुए हैं। हे भगवान, आप अपनी कृपा हम दोनों पर और पूरे परिवार पर बनाए रखना। उसी वक्त निशान आता है। उसके हाथों में गजला था। अरमान टोकते हुए, भाई आप इस गजरे का क्या करोगे, ऐसे क्यों लेकर घूम रहे हैं? निशांत अरमान से, भाई तुझे पता नहीं है इस गजले का महत्व कितना होता है। आज के दिन और तो ये गजरे तुम्हारे भाभी को बहुत पसंद है। कहते हैं नई नवेली दुल्हन अपने बालों में इसे सजाए, उससे दोनों की जोड़ी सलामत रहती है। जैसे जैसे ये गजरा अपना खुशबू बात बिखेरेगा, वैसे वैसे दोनों का रिश्ता और मजबूत होते जाएगा। अरमान सोचते हुए, भाई आपके पास एक से अधिक है, अगर है तो मुझे भी एक दे दो, मैं भी सिया जी को दूंगा, जिससे हमारे बीच और प्यार बढ़े। निशांत अरमान का कान पकड़कर, फिर तो आपको ये गजरा जाकर मार्केट से लाना पड़ेगा, समझे? अरमान, हाँ भाई मेरा कान छोड़ो, मैं बाजार यूं गया और यूं आया। भाई बस आप सिया जी को मत बताना मैं कहाँ गया हूँ। सिया तैयार होकर अरमान को ढूंढ रही थी। तभी मानस एक पैकेट लेकर सिया के पास आता है। सिया, मानस आपको ये पैकेट किसने दिया? मानस बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ देखता है। सिया मानस का हाथ पकड़कर दरवाजे तक गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर सिया अपने रूम में चली जाती है। पैकेट को देखते हुए, सिया ये तो मेरे लिए ही है, किसी ने शादी का तोहफा भेजा है मेरे लिए, लेकिन इसमें किसी का एड्रेस नहीं लिखा है, आखिर कहाँ से आया है? सिया कुछ सोच रही होती है, तभी वहाँ निशा आती है मानस को ढूंढते हुए। निशा सिया को देखते हुए, वाह ये मेरी बहन ही है ना, किसी परी से कम नहीं लग रही, काला टीका लगाते हुए किसी की नज़र ना लगे तुम्हें। सिया खुशी से निशा के गले लग जाती है, फिर धीरे से पूछती है, दी आप ठीक तो हो ना? निशा मुस्कुराते हुए जवाब दी, हाँ मैं ठीक हूँ, देख तो मुझे क्या हुआ है, बहुत खुश भी हूँ कि हम दोनों एक ही छत के नीचे एक ही साथ रहेंगे। सिया सोचते हुए, सच्ची में ना, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? प्यार तो तुम निशान जीजू से करती थी, लेकिन शादी अमित जीजू से, क्योंकि आज तक ये बात मुझे भी समझ नहीं आया। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी थी जो अपने प्यार को तुमने कुर्बान कर दिया? महान हो दी तुम तो, बिना कोई ठोस वजह के ही तुमने अपनी ज़िंदगी एक बच्चे के बाप के पीछे गुजार रही। जो तुमने सपने बुने थे निशान जीजू के साथ मिलकर, वो सारे बिखर गए और तुमने समेटने की कोशिश भी नहीं की। आखिर क्यों? निशा चिल्लाते हुए, बस कर सिया, बहुत बोल चुकी, जो होना था मेरे साथ वो हो चुका। निशान जी मेरा कल थे और अमित जी मेरा आज हैं। जितना बुरा सोच रही थी अमित जी के बारे में, वो वैसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। वैसे भी उस बीते कल को मैंने कब का भूल चुकी हूँ, तुम भी इसे भूल जाओ। मैं अमित जी के साथ बहुत खुश हूँ, वो मेरी बहुत देखभाल करते, बहुत फिक्र करते। जब मैं माँ बनने वाली थी उस वक्त अमित जी मेरे लिए बहुत किए थे, जितनी उनकी तारीफ़ करूँ मैं कम होगा। अब एक पल अमित जी से दूर नहीं रह सकती मैं। पता नहीं चला मुझे और कब उनसे प्यार हो गया मुझे, आज तक मैंने उनसे अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाई। सिया मुस्कुराते हुए, बस मुझे यही पता करना था कि दी आप अमित जीजू से प्यार करती हो या नहीं। मुझे मेरा जवाब मिल गया। आप हमेशा यूं ही खुश रहो दी, क्यों ना आज आप अपने प्यार का इजहार जीजू के सामने कर दो। एक बेटे और एक बेटी की माँ बन चुकी, अब प्यार का इजहार बुढ़ापे में करोगी आप? फिर सिया जोर जोर से हंसने लगी। निशा मुस्कुराते हुए, तुम नहीं सुधरोगी, चलो अब तैयार हो जाओ। तुम राम कश्यप ने सभी दुल्हन को शादी का जोड़ा भेजा, आज फिर से सभी की शादियां होगी। मुंह दिखाई की रस्में उसके बाद निशा सिया को और मिस्का तीनों को शादी का जोड़ा मिला। सभी की शादी मेरे आंखों के सामने होगी। सिया शादी का जोड़ा पहनकर तैयार हो गई। इंतजार बस अरमान का कर रही थी, लेकिन अरमान उसे दिखाई नहीं दे रहा था। सिया सोच सोच कर परेशान हो रही थी। तभी अचानक सिया की नज़रें पैकेट पर पड़ी। सिया उस पैकेट को खोलती है तो उसकी आंख फटी की फटी रह जाती हैं। खून से सना एक रुमाल था जिसमें लिखा था, आई लव यू सिया, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, एक दिन देखना तुम मेरी बाहों में होगी। उस वक्त रोकने वाला कोई दूसरा और ना तेरा अरमान जिंदा होगा। सिया ये सब देखकर बहुत घबरा गई, आंखों से आंसू बहने लगे। अरमान को फ़ोन पर फ़ोन करने लगी, लेकिन अरमान का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। सिया और परेशान होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और शाम होने को आ गई।
अरमान का कुछ पता नहीं चल रहा था। शादी के लिए सभी अरमान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अरमान मार्केट गया था, उधर से ही गायब था। निशा मुस्कुराते हुए बोली, तब तक हम नामकरण कर ले पंडित जी। जब तक नामकरण की विधि संपन्न होगा उस वक्त तक अरमान जी आ गए होंगे। पंडित जी नामकरण की विधि का आरंभ करते हैं। कुछ देर बाद कुहो को पालने में लेटाया गया, फिर उसको एक नाम दिया गया। सबके दिलों पर राज करने वाली बुआ की प्यारी परी का नाम तेजस्विनी होगा। सिया परेशान होते हुए दरवाजे की तरफ नजरें टिकाए हुई थी। सबका ध्यान नामकरण की तरफ था, लेकिन सिया उस पैकेट को याद कर बहुत घबरा रही थी। निशा सिया का हाथ खींचते हुए, तुम कुहू कोई मासी हो, जितना मेरा हक है कुहू पर उतना ही तुम्हारा भी होगा। कुहू को अपने गोद से सिया के गोद में देती है। सिया मुस्कुराते हुए कुहू से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन नजरें बार बार सिया दरवाजे की तरफ ही कर रही थी। अब तो नामकरण की सारी रस्में भी समाप्त हो गया, लेकिन अरमान जी का कुछ पता नहीं चला। कहाँ रह गए? मिसका सिया से, क्या हुआ सिया जी? आप बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हैं? सब ठीक तो है ना? मेरे कहने का मतलब है कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बताइए। सिया, कुछ परेशानी नहीं है दी, बस वो मैं अरमान जी का इंतज़ार कर रही थी। अभी तक घर नहीं लौटे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, जो अभी तक नहीं आए हैं। मिसका सिया को पानी का गिलास देते हुए, कुहू को मुझे दे दो आप ये पानी पियो सिया, अच्छा लगेगा। बेकार में चिंता मत करो, अरमान जी जल्दी आ जाएंगे। सिया पानी पीने के बाद सामने टेबल पर गिलास रख दी। सोची अपने रूम में जाकर थोड़ा आराम कर लूँगी। सिया अरमान को फ़ोन करते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ी। वैसे सिया का पैर स्लिप कर जाता है और वो गिरने वाली ही होती है कि अरमान दूल्हे के गेटअप में आकर सिया को थाम लेता है। अरमान जी अपने मुंह से एक बार बोली, फिर बेहोश हो गई। सभी का ध्यान अरमान और सिया की तरफ गया। निशा झटके से सिया के पास पहुंची। गिलास में पानी लेकर अरमान सिया के मुंह पर पानी का फुहारा मारते हुए सिया सिया बोलकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिया अपना आँख कुछ देर बाद खोलती है। सिया को अरमान अपने गोद में उठाकर हॉल में लाया और सोफे पर बैठाया। अरमान थोड़े गुस्से में, मैं कितनी बार समझाऊं, आप बेवजह मेरी फिक्र मत किया कीजिए सिया जी, देखो क्या हालत बना रखी है अपनी। कहता हूँ जब तक आप मेरे दिल में दिल बनकर धड़केंगी मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको तो बेवजह टेंशन से दोस्ती करनी पड़ती है। वो तो अच्छा हुआ मैं सीधे आकर कमरे में चला गया तैयार होने, जब सब कोई बिजी था नामकरण की रस्मों में, वरना आज क्या होता वो ऊपर वाला ही जाने। सिया, कहाँ गए थे आप? बताकर नहीं जा सकते थे आप? मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको पता भी है मेरी क्या हालत होती है जब आपको कई घंटों तक अपनी आंखों के सामने ना देखूं। अरमान मुस्कुराते हुए सिया की आंखों में देखते हुए, इसलिए तो मैं कहता हूँ आप मेरी फिक्र मत किया करो समझी, जब तक तुम हो मेरी सांसें चलेगी, क्योंकि मेरी आशिकी अब तुम ही हो ताउम्र के लिए। निशा मुस्कुराते हुए, सारा प्यार आज ही दिखाना है क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। निशा बोलते हुए जोर जोर से हंसने लगी। अमित, निशांत और अरमान तीनों अपनी पत्नी के साथ मंडप में बैठे फिर से शादी करने के लिए। अमित अचानक मंडप से उठ खड़ा हुआ। सभी हैरानी से अमित की तरफ देख रहे थे। अमित निशा की तरफ देखते हुए, हम दोनों का मुलाकात ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था जिसे आज मैं बयां नहीं कर सकता। वो मेरी मजबूरी थी जो मैं निशा जी से ज़बरदस्ती शादी किया, जिसमें उनकी मर्जी और ना उनके परिवार वालों की मर्जी थी, लेकिन मैं आज दोनों से इजाज़त लेकर ही शादी करूँगा। निशा जी, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? आप मेरे पिछले किए गलती को माफ़ कर मेरे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी? मैं जानता हूँ आपके लायक नहीं हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूँगा आपको आपकी सारी खुशियाँ दूँ। निशा शर्माते हुए अपना सिर झुका लेती है। इशारों में अमित को बता देती है वो इस शादी के लिए तैयार है। कुछ सोचते हुए निशान भी खड़ा होता है। वो मिस्का को प्रपोज करता है और एक अच्छा पति बनकर साथ निभाने का वादा करता है। राम कश्यप, अब शुरू कीजिए पंडित जी शादी की रस्में और मंत्र। शर्मा जी इधर उधर नजरें घुमाते हुए, अरमान दामाद जी कहाँ चले गए? फिर पीछे से आवाज़ आता है, मैं तो आपके पीछे ही खड़ा हूँ ससुर जी। अरमान सिया को गुजला देते हुए, आप अपने बालों में लगा लीजिए, आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएगा, हमारे प्यार को और भी गहरा बनाएगा। मिस्का, इतने प्यार से लाने के बाद आप ही लगा दीजिए, बालों में प्यार और भी गहरा हो जाएगा।
अरमान शर्माते हुए सिया के बालों में गजरा लगा देता है। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में पूरी हुई और शादी विधि पूर्वक संपन्न हुई। सभी जोड़ा अपने अपनों से बड़े आशीर्वाद लिया। धीरे धीरे सारे करीबी रिश्तेदार भी जाने लगे। रात हो चुका था, लगभग 12 बज रहे थे। सभी अपने अपने रूम में चले गए। अमित और निशा अपने बच्चों को संभाल रहे थे। कुहू अचानक रोने लगती है और चुप होती ही नहीं। अमित अपने सिर पर हाथ रखकर, मैं तो खुश था, आज हमारी सुहाग रात है, पर यहाँ तो हमारी हालत खैर। निशांत और मिस्का दोनों के बीच प्यार भरी बातों का सफ़र शुरू हुआ ही था। तभी अचानक सिया के चीखने की आवाज़ सुनाई दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।